वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी में। जैसा कि अभी आपको एक वीडियो मिल चुका होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है कि तिरवा एग्रीकल्चर एकेडमी हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के कस्बा तिरवा में स्थित है, जो पिछले 7 सालों से एकेडमी चल रही है। और हमने ऑफलाइन में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, अब बारी है किसकी? ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन पे अब हम आपसे जुड़ेंगे। जैसा आपको हमें सर ने बताया होगा कि हमारे पास एक टीम है, जिस टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे और हमारा मिशन होगा CSAI का जो मेन यूनिवर्सिटीज आपकी है। तो अब उसके लिए आपको बता दें कि हमारा नाम है सत्यम, हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स के लिए। हमने एक चीज ये देखी है, काफी बच्चों का रिजल्ट देखने पर, राइट देखने पर ये समझ में आता है कि ये जो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, ज्यादातर बच्चे, ये चीज कॉमन देखी गई है कि जो ज्यादातर बच्चे हैं वो ये जो 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स के टारगेटेड होते हैं, हमने देखा है यूपी कैडेट का एग्जाम देने वाले बच्चे इन 25 क्वेश्चनों को स्किप कर जाते हैं। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि मैथ के क्वेश्चन को करेंगे, या मैथ वाले तो थोड़ा बहुत टच करते हैं, फिजिक्स वाले क्वेश्चन में इनके दिमाग में रहता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन को हम स्किप कर जाएंगे। जबकि फिजिक्स के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब आप एक बार आप जुड़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन में, आप इसमें ही 25 में 23 मार्क करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी रैंक ऑल इंडिया 1 चलती है, ऑल इंडिया 2, जिसमें यूपी कैडेट में जो लेके आ रहा रैंक, जिसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं रैंक है, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में ही टारगेट स्कोर करता है। ये आप भी जानते हैं कि एजी में बाकी सब्जेक्ट जो है वो तो हमारे सिंपल सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट सारे करेंगे, आप करेंगे, आपके साथी भी करेंगे, आपका मित्र भी करेगा, आपका पड़ोसी भी करेगा। जो नहीं करने वाले क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे? फिजिक्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इन पर अगर आपने पकड़ बनाई तो यहीं से आप स्कोरिंग में लीड करेंगे और आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और आप आगे की ओर उन बच्चों से तो कम से कम आगे होंगे जो बच्चे इनको छोड़ करके आएंगे। और जैसा कि निगेटिव मार्किंग है तो आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन टच करने हैं जो आपको समझ में आते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं सत्यम कटियार आपके साथ जुड़ चुका हूँ, डेली आपको क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। आज तो मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज के क्वेश्चन थोड़े मिक्सअप में है। अगर आपने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है तो आपको समझ में आएंगे। बाकी इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यूपी कैडेट और यूपी बोर्ड में भी बहुत टाइम है। फर्स्ट ईयर एजी वालों से मेरा ये वादा है, आप फर्स्ट ईयर एजी का इस बार पेपर दे रहे होंगे फिजिक्स का, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ सत्यम सर ने पढ़ाया है और वाकई में हमारे पेपर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है। और उसके बाद में जलवा आपको दिखेगा किसमें? यूपी कैडेट एग्जाम में। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो नॉर्मल फिजिक्स वाले हैं, वो भी परेशान ना हो। इसी चैनल पर, इसी जगह पर सेम टीचर मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और इस बार यूपी बोर्ड के लिए भी मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लाऊंगा। अगली बार पूरा फुल सिलेबस आएगा। इस बार चूंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो हमारा टारगेट होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो यूपी बोर्ड 11 12 जो इस बार देने वाले हैं, नॉर्मल बच्चे एजी के नहीं है, तो उनको भी परेशान नहीं होना है। उनके साथ आप जी सकते हैं, आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो आज आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। आज थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि कुछ है फिजिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, और इससे पहले मेरा आपसे यही कहना होगा कि ये आपका चैनल, खासकर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, तो इनके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर आपको CSA चाहिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, CSA मिलेगा। और आपको कहां से मिलेगा वो हमने बता दिया, टारगेटेड स्कोर ऑफ द फिजिक्स और मैथ में करके जाएंगे, क्योंकि एजी वाले क्वेश्चन सारे करेंगे। आइए चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने शो ऑफ हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के बच्चे जो 11 12 वाले हैं, शायद ही उनको क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। और ये चीज आपको पता होगी कि जब भी हम दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों ही वस्तुओं पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिससे वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी विशेष गुण को हमने क्या कहा? वैद्युत आवेश। तो आइए देखते हैं, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर धनावेश, छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनावेशित। देखते जाइएगा, यहाँ से हम आपको आज ऐसे ट्रिक देंगे, कभी भी इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे। उसने कैसा क्या था कि कांच की छड़ को जैसे रेशम से रगड़ा तो वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो इसका अर्थ है, मतलब इससे क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है? पहला ऑप्शन दिया है, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन छड़ पे आ जाते हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन छड़ पर आ जाते हैं, कुछ प्रोटॉन छड़ से बाहर निकल जाते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑप्शन की बात। देखो अब आपको बताएं, जब आप वस्तुओं को रगड़ते हो तो रगड़ते समय जो ये विशेष गुण आ रहा था या जो वैद्युत आवेश आ रहा था, वो किस कारण आ रहा था? वो होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। जैसे उसने कांच की छड़, हमने मान लिया कि हमारा मार्कर ये कांच की छड़ है,
और इसको हम किसी भी रेशम से जब रगड़ेंगे तो क्या होता है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कहने का मतलब किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किसी दूसरी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। अब जो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी उस पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, मतलब ग्रहण करने वाली उसने ऋण लिया है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कैसा आवेश आया था, धनावेश। और हमने कहा धनावेश किस पर आएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी। तो क्या ऑप्शन बी होगा हमारा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, क्या करेंगे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। मतलब हमने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, दान कर दिया, इसलिए उस पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। मेरे समझ में अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ चुका होगा और शायद अब इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलेंगे, किस पर धनावेश कब कैसे आएगा, किस पर ऋणावेश आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुका है, कह रहा है नाभिकीय भट्टी में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। और जो इस समय जो हमारे बिजली घर में या परमाणु रिएक्टर जो लगे होते हैं वो सारे इस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो नाभिकीय भट्टी होती है या जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें कुछ नियंत्रक छड़ें लगी होती है, वो किसकी बनी होती है। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि नियंत्रक छड़ें क्या होती है। देखो नियंत्रक छड़ें, इनके वर्ड से क्लियर है, क्या लिखा है, नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें जो किसी चीज को नियंत्रित कर रही होंगी, तो ये किसको नियंत्रित करती है, आप पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन में ये न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करती है। तो नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है वो हमारी बनी होती है किसकी, कैडमियम। हाँ, ये जो आपको पहला ऑप्शन दिखा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट मंदक का कार्य करता है, ना कि वो नियंत्रक छड़ होता है। ग्रेफाइट किसका कार्य करता है, मंदक का। और ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम हमारे क्या होते हैं, ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन वाला पोर्शन होता है उसमें किसको रखते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम को। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन के साथ साथ हम ऑप्शनों को भी डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन है और 10 के साथ साथ आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से ही है और आप ट्राई करके देखें आपसे हो सकता है क्या। उसने कहा दो अलग अलग बिंदु आवेशों पर स्थित आवेशों का मान और दूरी दोनों पहले से कैसी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो क्या उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखें एक सेकंड, क्वेश्चन आपने देख लिया, देखते हैं। उसने कहा कि कोई दो आवेश है, ठीक, दोनों आवेशों पर कितना, दो गोली है जिन पर आवेश होता है। हमने कहा दोनों पर जो आवेश समान है वो कितना है, Q है, ठीक। और ये पहले हमने मान लिया ये किसी r दूरी पर स्थित होंगे। तो इस वाली कंडीशन में जो लगने वाला बल होगा, इनको अगर Q1 Q2 लो तो लगने वाला बल हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 और बटे में r²। ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर इसके बाद उसने क्या कहा, आज का किया जाए यदि आवेश और दूरी दोनों पहले से दोगुनी कर दी जाए, यानी जो इस पर आवेश है वो Q1 की जगह कितना हो जाए, 2Q1, और जो आवेश Q2 है वो भी कितना हो जाए, 2Q2, और जो बीच की दूरी r वो r की बजाय कितनी कर दी जाएगा, मिला के 2r। तो करा तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो फार्मूला तो हमारा वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटा Q1 का मान हमारा कितना होता है, 2Q1, और Q2 का 2Q2, और नीचे दूरी r का होती है हमारी क्या है, 2r का होल स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इसको देख रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2, जो 2 में 2 है कितना हो जाएगा, 4, अलग लिख दिया हमने संख्या को, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पर क्या आएगा, r²। तो ये 4 से 4 खत्म हो गया। फाइनली हमारे पास निकल करके क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 बटे r²। तो ये तो बल पहले भी लग रहा था और वही बल अब भी लग रहा है, मतलब ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। मेरी समझ में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ गया, हमने आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिखा दिया। ये पहले की कंडीशन है, तो उसने कहा आवेशों को और दूरी को दोनों को दोगुना कर दिया जाए, हमने दोनों को दोगुना कर दिया, और दोगुना करने के बाद आफ्टर हम देखते हैं क्या होगा, हमें आंसर वही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप ये कार्य कर रहे होंगे तो इस पर आवेश में या बल में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बल हमारा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया कौन सी होती है, या इसको अन्योन्य क्रिया ना कहके ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे प्रबलतम बल कौन सा होता है, ठीक।
आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो पूछेगा सबसे प्रबलतम बल कौन सा होता है, तो सबसे प्रबलतम बल भी पूछ सकता है। सबसे प्रबलतम अन्योन्य क्रिया वाह दोनों एक ही, तो सबसे प्रबलतम जो बल होता है वो हमारा होता है नाभिकीय बल, यानी नाभिक के अंदर लगने वाला बल जो होता है वो सबसे प्रबलतम बल होता है। इतना प्रबलतम कोई बल नहीं होता है। अगर इसके बाद बात कर रहे होंगे तो आएंगे वैद्युत बल, और सबसे कम कौन सा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा किससे, इलेक्ट्रिक करंट से, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑस्टेड का प्रयोग, बहुत अच्छे से पढ़ाया था ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध किया था कि जब भी हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और इसको उन्होंने कैसे दिखाया था, कंपास सुई से, कि जैसे ही वो तार में, जैसे ये तार है तो जैसे ही वो इसमें धारा प्रवाहित करते थे तो यहाँ रखी हुई कंपास सुई कैसी होती थी, अपने से विचलन को प्रदर्शित करती थी, और अगर धारा की दिशा बदले तो कंपास सुई भी दूसरी दिशा में घूम जाती थी। ये तो पढ़ाया था ऑस्टेड का प्रयोग। तो वहां से मेन निष्कर्ष क्या निकला था कि जैसे ही आप तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, कह रहा है बोहर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय स्थिर कक्षा की त्रिज्या r है और तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। ये वाला देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। उसने कहा बोहर के परमाणु में दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी है, r है, और कह रहा है तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले देखते हैं हम nवीं कक्षा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमें थोड़ा होगा r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे पाई m जेड ई स्क्वायर। देखो ये सारी की सारी चीजें जो आपको दिखाई पड़ रही है सारी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर जो r अनुपाती होता है वो किसका होता है, n स्क्वायर का, यानी त्रिज्या जो है वो कक्षा के कक्ष संख्या के वर्ग के अनुपाती होती है। तो देखते हैं, देखो अब जैसे उसने कहा कि जो त्रिज्या है यानी r वो n बराबर 2 पर तो कितनी है वेक्टर r, और जो r n बराबर 3 पर हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए देखो आप देख लिया अनुपाती है तो डिवाइडेशन करते हैं, तो r का मान n बराबर 2 पर और बटे r का मान n बराबर 3 पर बराबर, इधर तो ये क्या हो जाएगा r और बटे दूसरी चीज हमें पता करनी है, यानी क्वेश्चन मार्क क्या उसको 1 सेकंड के लिए मान लें क्या x। तो देखो ये सेकंड के लिए देखो इधर किधर बताते हैं आपको ब्लैक कर दीजिए। त्रिज्या r जो थी वो किसकी अनुपाती थी, n स्क्वायर की। ठीक, यानी कक्ष संख्या के अनुपाती। तो जो दूसरी कक्षा थी यानी n बराबर 2 पर जो त्रिज्या थी वो क्या थी r, और n बराबर 3 पर जो त्रिज्या है वो हमें बतानी है। तो n बराबर 2 पर त्रिज्या यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 9। इधर हो गया हमारे पास r और नीचे वाली को हमें वो तो हमें ज्ञात करनी थी, उसको हमने मान लिया क्या x 1 सेकंड के लिए। ठीक, अब अगर देखो इसमें कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या आएगा 4x बराबर 9r। यहाँ से अगर हम x बराबर निकालना चाहे तो क्या होगा 9r बाई 4, और काटेंगे 4 एकम 4 और यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 1 4 और 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 10, यानी फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.25 r। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शनल में दिखे, ये क्वेश्चन आपका उसमें न्यूमेरिकल के रूप में भी आ सकता है, तो बड़ा अच्छे से आप देख लेंगे। उसने कहा था n बराबर 2 पर त्रिज्या r n बराबर 3 पर हमें बतानी थी, r अनुपात था किसके n स्क्वायर के, तो 2 का दूसरी कक्षा का स्क्वायर करेंगे तो 4, तीसरी कक्षा का स्क्वायर किया तो 9, पहली कक्षा की त्रिज्या r दी थी दूसरी में, और अगली की हमने मान लिया कि तरफ से कि x होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, आपका गेट आंसर कितना 2.25 r। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है एक क्या हमारे पास, देखो 2.25 r, यानी ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है दो लंबे सीधे तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से लेना, और इसको हम वैसे भी आपको समझा देते हैं देसी एग्जांपल से, शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। उसने कहा दो लंबे सीधे तार हैं, ऐसे करके दो तार हैं और इसमें कह रहा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब हमने मान लिया दोनों में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है 1 सेकंड के लिए। तो कह रहा बताइए इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण विकर्षण सारे ऑप्शन आपके बीच में लिखे होंगे, कोई भी बल नहीं लगेगा या वो। अच्छा एक चीज आप बताएं, जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में, बाकी शहरों में भी अभी तो अंडरग्राउंड हो गई है विद्युत वाली, पहले क्या होता था जो लाइन बिछाई जाती थी
वो खंबे पर चार तार चलते थे। अच्छा, चार तार चलते तो चार में से तीन में धारा की दिशा तो एक ही दिशा में होती थी, और जैसे कभी भी अब उनमें धारा की दिशा समान है तो आपने देखा कभी कभी वो तार चपक जाते थे आपस में। तो चपकने का मतलब कि वो एक दूसरे के पास आते होंगे, तो उनमें बल कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। क्योंकि अगर प्रतिकर्षण बल लगता तो वो तार कभी क्या चपकते? बिल्कुल नहीं चपकते। वो तार चपक जाते थे, मतलब उनमें कौन सा बल लग रहा होता? आकर्षण बल। तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तारों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। कब? जब उनके बीच में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान हो। और इसको हम याद रखेंगे हमेशा कहां से? बिजली के तारों से। बिजली के तार जितने भी होते हैं सभी में धारा तो एक ही दिशा में बहती है, फिर भी वो आपस में चपक जाते हैं। चपकने का मतलब है उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है विपरीत दिशा में प्रवाहित होने पर धाराएं अगर किसमें हो रही हो? विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तब क्या होगा? अब विपरीत दिशा में सीधी सी बात है, अगर हमने ये कह दिया कि जब समान दिशा में थी तो ये आकर्षण हो रहे थे, तो जब आप इनमें विपरीत दिशा में धाराओं को प्रवाहित करेंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी दोनों तार एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, यानी क्या होगा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। दो अच्छे क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन थे, और हाँ मिक्स क्वेश्चन थे। ये टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज भी जल्दी से लाएंगे। ये मिक्स क्वेश्चन थे, ये आपके एनालिसिस के लिए थे। आप 12 13 महीने से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी फिजिक्स आप पढ़ चुके होंगे। आपने खुद देख लिया होगा कि इन क्वेश्चनों में क्या आप पढ़ के आए हैं, क्या आपने एनालिसिस किया है। तो ध्यान देना, और बाकी परेशान नहीं होना है किसी को भी। आप अच्छी जगह जुड़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि डेली आपको क्लास इसी टाइम पर शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा। हो सकता है कि क्लास आपकी ऑनलाइन ना हो पाए, बट ऑफलाइन में ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी क्लास डेली अपलोड होती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो यूपी बोर्ड के नॉर्मल बच्चे हों और एग्रीकल्चर वालों के लिए तो ये चैनल वरदान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।